संकट आ रहे हैं, क्या कौन से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बिल्कुल। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में हर एक एलिमेंट के थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे कैरेक्टर से। और जैसे कि आज रॉबिन दा ने भी बताया कि ओंकारा में प्लॉट ऑलरेडी था उनके पास, तो शेक्सपियर का प्लॉट है, वो तो जेलेसी के करीब इर्द गिर्द घूमता है, और कैरेक्टर्स भी थे, मतलब एटलीस्ट इसेंस था कैरेक्टर्स का कि एक थोड़ा सा इनसिक्योर सा आदमी है जिसको लगता है कि यार ये लड़की मुझे क्यों प्यार करती है, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट था, लेकिन सारे एलिमेंट नहीं थे। तो सिर्फ कैरेक्टर का एक साइकोलॉजी उनके पास था, लेकिन ये कैरेक्टर रहने वाला कहाँ का है, इसकी उम्र क्या है, इसका प्रोफेशन क्या है, इस सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, तो जो उन्हें खोजने पड़े। तो जब हम किरदार की बात करते हैं तो उसमें ब्रॉडली 3 चीजों के बारे में बोला जाता है, जिसको हम 3 डायमेंशनल कैरेक्टर बोलते हैं। और so when we are talking about a character, कैरेक्टर एक उसका रूप होता है कि किस तरह से कैरेक्टर दिखता है। जैसे कि ओथेलो में था कि ही इज अ मूर, वो एक डार्क कलर्ड हबशी है, तो यहाँ पे भी ये जरूरी था कि वो कैरेक्टर दिखने में बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत ना हो, राइट। सो यू ऑलरेडी नो कि उसका, तो इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। जैसे लंगड़ा त्यागी लंगड़ा है, ये उसके शरीर का, उसके दिखने का एक रूप का हिस्सा हो जाता है ना। तो कैरेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो दृश्य एस्पेक्ट है, और इससे काफी फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूं कि क्लास में एक लड़की लेट आई, तो ये एक अलग बात होती है। क्लास में नीली आंखों वाली लड़की लेट आई, अलग बात हो जाती है ना। तो फिजियोलॉजी, जिस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से हम नजर आते हैं, उस पे हम काफी सारी चीजें, लोगों का भी जजमेंट होता है, और जिस कॉन्फिडेंस से हम खुद को कैरी करते हैं, जिस इंसान को पता है कि यार मैं दिखने में अच्छा हूं या अच्छी हूं, वो खुद को एक अलग तरीके से कैरी करते हैं, है ना। तो जिस तरह अपने लुक्स की वजह से ओंकारा को एक तरह की इनसिक्योरिटी है, उसी तरह लंगड़ा त्यागी को भी उसके लंगड़ा होने की वजह से एक तरह की इनसिक्योरिटी है। सो फिजियोलॉजी, आपका कैरेक्टर कैसा दिखता है। दूसरी चीज जो होती है सोशियोलॉजी, समाज के किस स्तर से आपका कैरेक्टर आता है। क्या वो अमीर है, क्या वो गरीब है, क्या वो उच्च जात का है, नीच जात का है। अब ये थोड़ा सा इन अ सर्टेन सेंस, जैसे मैं कह रही हूँ तो मुझे कहते हुए भी लगता है कि अरे ये तो ठीक नहीं है कहना, लेकिन दीज आर द रियलिटीज ऑफ सोसाइटी, राइट। तो किस स्तर से आता है, क्या वो उच्च शिक्षित है या अशिक्षित है, क्या वो फार्मर है या आईपीएस ऑफिसर है, हर उसका जो समाज का स्तर है उससे सारी बातें बदल जाती हैं। किस तरह के कपड़े वो पहनता है बदल जाता है ना। वो पैदल घूमता है या कार में घूमता है, बदल जाता है। उसके बच्चे कहाँ सीखने जाएंगे, किस स्कूल में जाएंगे, वो कहाँ छुट्टी मनाने जाएगा, हर चीज बदल जाती है। तो ये सोशियोलॉजी आपके कैरेक्टर की है कि उसका समाज में स्तर क्या है, और फिर ये दोनों चीजें मिला के जो बनती है वो है कैरेक्टर की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पे आपकी फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी का तो असर है ही, लेकिन उससे अलग होकर हर एक बंदे की एक पर्सनालिटी होती है ना। कि कोई होते हैं जिनको बहुत बात करना पसंद होता है, कोई बड़े शांत होते हैं, और वो सारे समाज के स्तर में आपको वैसे लोग मिलेंगे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ऑल्दो फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी का एक असर तो होता है साइकोलॉजी पे, लेकिन एक इंट्रिंसिक जो बंदी का कैरेक्टर जो होता है ना, तो वो है कि कुछ लोग एक अपने नेचर से ही होते हैं कि अच्छे होते हैं, लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो नेचर से ही बड़े डाउट करते हैं, उनको नहीं होता है किसी पे विश्वास, है ना। तो ये तीनों चीजें जब आप किसी भी किरदार के बारे में सोचते हो, जैसे रॉबिन दा कह रहे थे कि जिसे हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं या कैरेक्टर स्केच कहते हैं, इसमें ये सारी चीजें आती हैं कि और ये जो लेखन है ये दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर स्क्रीन प्ले।
स्क्रीन पे तो आपको लिखना ही है, लेकिन उसमें ये सारी चीजें आती नहीं है। ये आपकी तैयारी के डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप अपने किरदार को ठीक से समझने के लिए लिखेंगे, और फिर जब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, वही डॉक्यूमेंट एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को भी उस किरदार को और अच्छी तरह से समझने में काम आएगा। तो इसमें हम कैरेक्टर में और डीप जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कैरेक्टर की अब साइकोलॉजी में भी ये चीजें आएंगी, मतलब इसी में जो कि हम बोल रहे थे नीड्स या गोल्स जो है वो भी इन्हीं चीजों से उभर के आएंगे, है ना। अब कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो अकेला कभी होता नहीं है। आप किसी न किसी जगह पे हैं, किसी न किसी वक्त में हैं, तो इसे जो कैरेक्टर जहां पे है, जहां से है, उस जगह को हम स्टोरी वर्ल्ड कहते हैं। जैसे कि ओंकारा का स्टोरी वर्ल्ड है यूपी का हिंटरलैंड, बाजीगर का स्टोरी वर्ल्ड हुआ बम्बई, है ना, अर्बन मुंबई जी। और किस समय में ये कहानियां हो रही हैं? आज का समय है ना, रिसेंट करंट टाइम। तो जैसे आप अगर एपिक कोई लिख रहे हो तो उसका समय, अगर आप जोधा अकबर लिख रहे हो तो उसका समय अलग है, तो उस समय के हिसाब से काफी चीजें बदल जाएंगी, है ना। जैसे अगर आप सिंपल सी चीज है कि आज की डेट में पटना में एक लड़की स्कूल जा रही है, तो ये एक्सेप्टेड चीज है। वही अगर अफगानिस्तान में स्कूल जा रही है तो अपने आप वो एक बड़ी चीज हो जाती है ना। तो एक्शन बड़ी सिंपल है, क्योंकि लेकिन जिस दुनिया में वो हो रही है, जो कि उस दुनिया के नियमों से वो जूझ रही है, वहां पे कहानी हो जाती है, राइट। सो जब हम स्टोरी वर्ल्ड की सोचते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस कहानी का समय क्या है। सो व्हाट इज द टाइम ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द प्लेस ऑफ द स्टोरी। तो अगर मैं पूछूं इंटरस्टेलर का स्टोरी वर्ल्ड क्या है, वो तो स्पेस में है ना, तो उसके तो नियम ही अलग है। तो फिर वहां पे कौन सी बाधाएं आएंगी, इसका पूरा गणित ही अलग है। लेकिन उसके लिए उस स्टोरी वर्ल्ड से आपको वाकिफ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे हम किरदार के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ता है कि ये किस दुनिया का किरदार है, ये कहाँ रह रहा है, किस समय में रह रहा है, किस जगह में रह रहा है। अब हर जगह का, जैसे हम कहें कि अगर ओंकारा और बाजीगर में हम कंपेयर कर लें, बताइए बाजीगर और ओंकारा की दुनिया में क्या क्या अलगाव है, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंस है वर्ल्ड में? पॉलिटिक्स एक, इसमें पॉलिटिकल वर्ल्ड है जी। तो एक का एब्सोल्युटली, तो इस जगह का, हर स्टोरी वर्ल्ड का, जैसे हम कहते हैं कि कैरेक्टर का एक सोशियोलॉजी, सामाजिक स्तर होता है, उसी तरह वो जिस दुनिया में है उस दुनिया का भी एक पॉलिटिक्स होता है, उसका एक कल्चर होता है, उसकी सोशियोलॉजी होती है ना। कि किस तरह से, जैसे बाजीगर की जो दुनिया है, बाजीगर में आप किसी को ऐसे ही उड़ा के गायब नहीं हो सकते, जो कि ओंकारा में काफी आसान है। आप खून कर सकते हैं, क्योंकि कायदा और सुव्यवस्था का जो गणित है वो दोनों दुनियाओं में बहुत अलग है, ठीक है। तो उस वजह से जो खून बाजीगर में अजय करता है वो बहुत ज्यादा उसको वजन है, उतना वजन हर खून को ओंकारा में नहीं है। ओंकारा में बड़ी आसानी से मार धाड़ कर सकते हो आप, क्योंकि ये दुनिया अलग है, राइट, इनकी पॉलिटिक्स अलग है। और क्या अलग है? कल्चर अलग है, स्टाइल, शैली में बिल्कुल, लैंग्वेज अलग है। तो जब हम स्टोरी वर्ल्ड को देखते हैं तो ये सारी चीजें, इनके बारे में हमको जानकारी लेना, रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि मेरी कहानी घट कहाँ रही है और ये किस तरह की दुनिया है।
कौन सी चीजें हैं जो मेरा किरदार आसानी से कर सकता है इस दुनिया में, लेकिन कौन सी चीजें हैं जो करने में बड़ी मुश्किल होगी। और इसमें से भी काफी बार एक संघर्ष निकल के आता है, कॉन्फ्लिक्ट निकल के आती है ना। अगर यही जैसे मदन चोपड़ा विकी मल्होत्रा को जात नहीं पूछता, तो वहां पे कोई फर्क नहीं गिरता कि आप आधा बम्बन है या क्या है, लेकिन ओंकारा में फर्क गिरता है क्योंकि ये समाज अलग है ना, इससे फर्क पड़ता है। तो इसी वजह से अगर किसी कैरेक्टर की एक ख्वाहिश एक दुनिया में बड़ी आसानी से पूरी हो सकती है, वही अलग दुनिया में आसानी से पूरी नहीं हो सकती। तो ये कैरेक्टर और स्टोरी वर्ल्ड के बीच में भी एक फ्रिक्शन हो जाता है, एक संघर्ष हो जाता है, और यहां से भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट उभर के आती है। अब काफी बार ये पूछा जाता है कि जैसे रॉबिन भी कह रहे थे कि लोग लोगों को देखते हैं, है ना, वी वॉचिंग पीपल, और हमको लोगों में दिलचस्पी है, लोगों में इंटरेस्ट है, तो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होने चाहिए, दिलचस्प होने चाहिए। तो कौन सी चीज है जो कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है? आपके पास कोई गेस ले सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है? जी, गेटअप, ड्रेसिंग सेंस, ओके, बात करने का तरीका, एक्सप्रेशन, और हीरो जो है सक्सेस करता है हमेशा। अच्छा, वो कितने सक्सेसफुल हैं, और क्या, इमोशनल टच, ओके, साइकोलॉजिकल जेस्चर्स, साइकोलॉजिकल जेस्चर्स, वो किस तरह विचार करते हैं, सारी बातें हैं। कहानी के लिए एसेंशियल क्या है, इस पे बात करते हैं। अब एक तरह से जैसे हम देखते हैं कहानियों में हर तरह के किरदार आते हैं, बड़े सिंपल लोग भी आते हैं और बहुत ही फैशनेबल लोग भी आते हैं, है ना, और दोनों तरह के किरदार इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। बहुत बात करने वाले किरदार भी होते हैं और शांत शांत भी किरदार होते हैं, दोनों इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का किरदार इंटरेस्टिंग होता है, हर किरदार इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन हमको ढूंढना चाहिए कि इस किरदार को इंटरेस्टिंग बनाया कैसे जाए, या इस किरदार में इंटरेस्टिंग चीज छुपी हुई कहाँ पे है। और उसमें जब हम एक किरदार को ऐसी दुनिया में पहुंचा देते हैं जहां पे जो चीजें उनके लिए बड़ी नेचुरल या सरल है, वो उस दुनिया में फिट नहीं होती, तो अपने आप वो किरदार इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि अब आप उस किरदार को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पुशिंग देम इन अ कॉर्नर, है ना, मतलब जब सब कुछ ठीक ही होता है तो हम सब लोग ठीक ही तरह से पेश आते हैं सबसे, ऐसे कोई मतलब फालतू में बेफजूल में किसी से क्यों पंगा ले ले। कहानी में संघर्ष होना जरूरी है, संघर्ष तब आता है जब कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि किरदार के साथ सब कुछ ठीक ना हो। तो लेखक का ये बहुत बड़ा काम होता है कि जब हम, क्योंकि ये सब चॉइस हम ही करते हैं ना, आप ही चूज करेंगे कि मेरा किरदार कौन सा है, आप ही चूज करेंगे कि इसकी दुनिया कौन सी है। और अगर आप किरदार को ऐसी दुनिया में डाल देंगे जहां पे उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी बड़ी मुश्किल हो जाता है पूरी करना, तो ऑटोमेटिकली आपको एक संघर्ष मिल जाता है, और ऑटोमेटिकली वो किरदार इस तरह बिहेव करने लगता है कि उसमें जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो बाहर है। या ओमकारा में एक चीज़ है, एक लाइन है, उसको पता होता है कि करीना कपूर उसके लिए मंडप छोड़ कर के आई है, उसके साथ रह रही है, लेकिन फिर भी उसके जो पापा का कहा हुआ एक लाइन होता है वो उसके दिमाग में रहता है कि जो अपने बाप को छोड़ सकती हूँ तुमको भी छोड़ सकती है। जी बिल्कुल, तो ये चीज़ें उस फिल्म में पूरा दिखाया जाता है कि वही चीज़ें उसको हिट कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसको खुद को शुरू से, मतलब वो ऐसा आदमी है जिसने शायद कभी कोशिश ही ना की होगी, और ये भी है ना कि वो कोशिश करता भी नहीं है, क्योंकि उसको खुद से पता है कि यार मैं किस मुंह से इस लड़की को पूछूं मुझसे शादी करोगी। वो खुद को उसके काबिल समझता ही नहीं है। तो जब तक वो लड़की खुद ये कह के नहीं आती है कि यार तुमसे तो होगा नहीं,
तो मैं खुद ही तुमको बोल रही हूँ। और इसमें एक चीज कहीं ना कहीं ये भी दिखाई जाती है कि वो चाहता तो सामने से पूछ सकता था, जो जिस चीज को लेकर उसको गलत फहमी हुई थी, जी। लेकिन वो भी उसमें है कि वो उसी लाइन में उलझा हुआ है, वो उसे पूछ नहीं रहा है। उसमें वो पूछने की हिम्मत भी नहीं है। तो वो उसका बड़ा ये कि वो चाहता तो है कि ये लड़की मेरी जिंदगी में रहे, लेकिन उसको खुद पे ही विश्वास नहीं है कि रह सकती है। तो उसमें वो हिम्मत नहीं है कि लड़की से डायरेक्टली जाके पूछे कि क्या मुझसे शादी करोगी, और शादी के बाद में डायरेक्टली जाके पूछे क्या तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। उसमें वो हिम्मत है नहीं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा डर है कि यार ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। तो हर दिशा से जो भी इंडिकेशन आती है ये लड़की शायद तुम्हें छोड़ जाएगी, वो फटाक से उस पर बिलीव कर लेता है, क्योंकि उसने अंदर से उसको विश्वास नहीं है कि लड़की मेरे साथ रह सकती है ना। जी 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 जी, यस चरित्रा, एब्सोल्युटली। तो ये एक अब हम देखना क्या चाहते हैं इसमें, ओंकारा में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है जो बाजीगर में भी आती है। ओंकारा चाहता तो है डॉली के साथ खुशी से रहना, लेकिन क्योंकि उसको खुद ही पे विश्वास नहीं है, उसका एक ही हैप्पी एवर आफ्टर जैसी लव स्टोरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है इस रिश्ते पे, शुरू से नहीं है। जिस बंदे को विश्वास हो वो तो उसके पापा को भी बोल देना कि ठीक है भाई, मेरे लिए छोड़ा है लेकिन इसने आपको, तो मैं जानता हूं, है ना। लेकिन उसको विश्वास नहीं है, तो जब भी कोई उसके मन में संशय डाल लेता है, उसके मन में पहले ही से संशय है। उस वजह से अगर डॉली के पापा कुछ न कहते या त्यागी कुछ न करता, फिर भी ओंकारा के मन में अपनी बीवी के लिए कभी भी 100% विश्वास है ही नहीं, लेकिन उसको वो चाहिए भी, उसको प्यार भी है, आकर्षण भी है। तो ये जो दोनों चीजें हैं कि प्यार है लेकिन इनसिक्योरिटी भी है, प्यार है लेकिन मिसट्रस्ट भी है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे हमने कल गॉडफादर में भी देखा कि बोनासेरा को मदद तो चाहिए, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता, और गॉडफादर को भी है कि मैं बोनासेरा की मदद करूं, लेकिन मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक। तो ये जो चीजें हैं ना, जो सीधी नहीं रहती, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन, कि एक आदमी के अंदर ही, तो इसके काफी सारे, जैसे कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना तो है लेकिन मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, तो फिर मैं नए पैंतरे ढूंढूंगी, फिर मैं कॉपी कर लूंगी, तो वहां से कहानी बन जाएगी। जिस बंदे को टॉप करना है और वो पढ़ाई भी कर लेता है, वहां कहानी क्या बनेगी, है ना। आपने पढ़ाई कर ली, आपने टॉप कर लिया, काम हो गया। तो ये जो इंसान के अंदर की कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको एक और बात, इसको एक और टर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो कि अजय शर्मा, जो कि विकी मल्होत्रा बन चुका है, वो चाहता तो है मदन चोपड़ा को तबाह करना, और उसके लिए शायद वो प्रिया को भी मारना चाहता है, लेकिन वो मार नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि अब वो खुद प्रिया के प्यार में, प्रिया है ना, अब वो प्रिया से प्यार कर बैठा है। तो एक तरफ वो प्रिया से प्यार कर बैठा है, अब वो इतने सारे लोगों को मार चुका है, सीमा के दोस्तों को मार चुका है, तो ऐसा नहीं कि वो खून कर नहीं सकता, कर तो सकता है, लेकिन प्रिया का खून नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रिया से प्यार करता है। तो ये इसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि हम, जब एक इंसान को दो चीजें चाहिए जो एक साथ नहीं हो सकती, आप या तो प्रिया से प्यार कर सकते हो या तो उसका खून कर सकते हो। तो ये एक, जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, एक जो है जो बाहरी दुनिया से आती है, और उसके बारे में अभी हम और थोड़ी ज्यादा बात करेंगे, लेकिन एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट होती है जो कैरेक्टर को खुद ही थोड़ा सा पीछे ढकेल देती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, और जो अच्छा किरदार है, जो दिलचस्प किरदार है,
उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगी, कुछ ना कुछ दो चीजें उसे ऐसी चाहिए होंगी जो एक साथ कभी नहीं हो सकती, ठीक है। सो विल मूव ऑन टू कॉन्फ्लिक्ट। सो ये जो इंसान की अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट को जैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जो बाहरी दुनिया के साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसे क्या कहते होंगे? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। वेरी गुड। तो और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के कोई एग्जांपल्स बता सकते हैं आप? बाहरी दुनिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होती है। सोसाइटी। सोसाइटी, वेरी गुड। और क्या क्या? कंपैरिजन करना। अच्छा, तो कोई तो कंपेयर करेगा, कौन कर रहा है कंपैरिजन? डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जी जैसे सैफ अली खान और अजय देवगन। हाँ, तो एक तो लोगों के साथ हो जाती है, पीपल, आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, घर वाले होंगे। जैसे डॉली की और पापा की कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि डॉली ओकारा से शादी करना चाहती है और जानती है पापा नहीं करने देंगे, तो है ना। तो लोगों में आपकी सोसाइटी आ गई, आपकी फैमिली आ गई, और इनेमी जो दुश्मनी दिखाते हैं। जी पॉलिटिकल सिचुएशन, बिल्कुल। तो उसमें सोसाइटी भी का सिचुएशन, या सोसाइटी का सिचुएशन, तो सोसाइटी तो आ ही गया है इसमें। इसमें शायद गवर्नमेंट हो सकता है, पुलिस हो सकती है, मैम प्रेजुडिस। सो बेसिकली अलग अलग तरीके के लोग। डिजास्टर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल Some extraterrestrial attacks. बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं, दूसरा जैसे मैडम ने कहा नेचर हो सकता है, जैसे 73 आवर्स इज दैट द जो या फिर कास्ट अवे जैसी जो फिल्में हैं, जिसमें बेसिकली मैन वर्सेस नेचर, दूसरा कोई आदमी है ही नहीं, है ना। तो जो बेसिक आपकी फाइट है वो नेचर के साथ है, वो कभी कभी वेदर हो सकता है, ऐसी कई फिल्में बनी हैं अभी। डिजास्टर हो सकती है, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम कहेंगे कि मशीन्स, एलियंस, घोस्ट्स। Ghost, zombies, इसको तो कहते हैं। जी बिल्कुल। सो ये सुपरनैचुरल एलिमेंट्स जो भी होते हैं। फैंटेसी मैम। फैंटेसी तो जॉनरा हो गया। Struggle किसके साथ है? स्ट्रगल कहाँ से, हाँ, कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे कॉन्फ्लिक्ट आपके उभर के आ सकती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो है टाइम। कल्चर एंड ऑल विल कम अंडर पीपल, राइट, सोसाइटी, कल्चर। बट कई बार जो होता है रेस अगेंस्ट टाइम, कि आपको ये चीज अगले आधे घंटे में करनी है, अगले 2 दिनों में करनी है, अगले 5 दिनों में करनी है। तो टाइम भी आपका एक एडवर्सरी बन जाता है कि आपको, क्योंकि वो तो रुकेगा नहीं ना, क्लॉक कीप्स टिकिंग, और आपको उतने टाइम में आपको जो काम करना है वो करना है। तो ये सारी चीजें आपके लिए, जहां भी आपको, जैसे आपने पूछा था कि मोनोटोनस अगर लग रहा है या कहीं बोरिंग लग रहा है, तो उसका मोनोटोनस इस वजह से होता है कि रिपीटेटिव है, जो पहले हो गई है चीज फिर से वही आ रही है। लेकिन जब बोरिंग लग रही है आपकी कहानी, जो भी हिस्सा बोरिंग लग रहा है, उसका मतलब यह है कि उस हिस्से में कहानी है, कॉन्फ्लिक्ट है नहीं।
और उस हिस्से में आपको कहीं ना कहीं से अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ला सकते हो तो फिर उसमें मजा आ जाता है। जैसे कि डॉली का जो दूल्हा है उसका नाम मुझे याद नहीं, दीपक डोगरियाल का जो कैरेक्टर है ना, तो वो मोपेड पे आ रहे हैं, उसमें से उनका मोपेड भी पंक्चर हो जाता है, वो पेडल मारते आ रहे हैं, राइट। सो हर चीज आप हर छोटी छोटी जगह में जितनी मुश्किलें अपने कैरेक्टर्स के लिए ला सकते हो उतनी आपकी कहानी ज्यादा दिलचस्प होती जाती है, ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। तो कोई भी हिस्सा आपकी कहानी का अगर बोर हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार लोग जरा थोड़े खांसने लगे हैं कहीं, है ना, तो कहीं कोई थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पलके झपका रहा है, तो वो एरिया आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, चीजें बड़ी आसानी से हो जा रही है और उस वजह से दिलचस्पी आ नहीं रही है, और फिर ये सारी चीजें आप टटोल सकते हो। अब सारे एलिमेंट सारी फिल्मों में नहीं आ सकते, सडनली ओंकारा या बाजीगर में कोई घोस्ट या सुपरनैचुरल एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि वो उस कहानी की दुनिया नहीं है ना, वो उस कहानी का वर्ल्ड नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जैसे कोई डिजास्टर, कोई मशीन ब्रेकडाउन होना, जैसे कोई इंसिडेंट जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाना, जैसे अभी अगर लाइट चली जाती है, जैसे उसमें टेलीफोन था, कॉल जो आता है, बाजीगर में टेलीफोन जो सवाल जो आता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कॉल आता है, टेलीफोन भी एक बिल्कुल बिल्कुल। या फिर लाइक बहुत सिंपल सी चीज है कि अभी लेक्चर ठीक से चल रहा है, सडनली लाइट चली गई, बहुत गर्मी बढ़ गई, आपको लेक्चर अटेंड करने में दिक्कत होगी, मुझे लेक्चर डिलीवर करने में दिक्कत होगी। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी कहानी को इंटरेस्टिंग बना सकती हैं, दिलचस्प बना सकती है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट और कैरेक्टर बड़े एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये आपके प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कहानी के। जब ये हैं तो इससे प्लॉट उभर के आएगा। अगर लाइट चली जाती है तो फिर दो लोग दौड़ के कुछ पावर बैकअप ऑन करने की कोशिश करेंगे, उससे अलग अलग चीजें निकल के आती हैं। या फिर क्लासरूम में बिल्ला घुस गया, सडनली डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आपके, जिसे हम कहते हैं कि ये आपके टूल्स हैं जो आप किसी भी सीन को, किसी भी कहानी के हिस्से को ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए, दिलचस्प करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूरज मैम, वो तो एक क्वेश्चन था कि मोनोटोनी है जी। और वही चीज अगर कुछ जैसे प्री डेस्टिनेशन जो मूवी है जी, वो लूप में काम कर रही है, तो मोनोटोनी और लूप मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? तो जब कोई कहानी लूप में काम करती है तब वो दो चीजों पे आके खेल रही है। एक तो जो लूप पे चल रही है तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होने वाला है, ठीक है, तो आपने एक अपेक्षा बना रखी है और अब जब वो घटती है चीज, वो आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं घटती है। तो मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए एक तो आप मतलब जब आपको इस तरह की कहानी बतानी है जिसमें चीजें वही चीज फिर से हो रही है, वही चीज फिर से हो रही है, तो उस वक्त हर बार जब वो चीज घटती है किसी अलग तरीके से वो अलग हो, वो है तो सेम लेकिन फिर भी अलग, उसकी वजह से वो दिलचस्प बनी रहती है और हर इटरेशन में कुछ अलग चीज चेंज हो जाती है। तो काफी सारी बार, जैसे काफी फिल्में जैसे डायल एम फॉर मर्डर है, जिसमें हम पहले सुनते हैं कि किस तरह से खून किया जाएगा, है ना, तो हमको ऑलरेडी पता है कि खून किस तरह से किया जाएगा, लेकिन जब हम देखने को बैठ जाते हैं उसमें वो चीजें जो मर्डरर ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, उन्होंने सोचा नहीं था कि अरे ये भी गड़बड़ हो जाएगी, वो चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो उनका जो प्लान है जो बड़ा फुल प्रूफ लग रहा था, अब वो फुल प्रूफ रहा ही नहीं क्योंकि उसमें बाधाएं आने लगी। तो फिर वो फिल्म दिलचस्प होने लगती है। हमको पता है क्या होने वाला है आगे, लेकिन हमको ये भी पता है कि लेकिन वो उसी तरह से नहीं होने वाला, तो उस वजह से वो दिलचस्प होती है। जैसा कि मैम अब सस्पेंस वाली फिल्में बनने लगी है जी, कि अचानक से उसके साथ रहते रहते पता चलता है ये तो अपना है, पता चलता है बाद में कि ये तो गैंग के पार्टी से है, और हमारे साथ जान करके, रात जान करके तब सामने इसका चेहरा आ रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। हर इसमें हमको, और वो एक तरह की भी कहानी है, स्पाई थ्रिलर्स या सस्पेंस की जो फिल्में हैं उनका एक स्ट्रक्चर भी बड़ा स्पेसिफिक होता है कि उसमें कौन क्या है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि ये आदमी जो दिख रहा है
क्या वो वही है या कोई अलग है? अचानक से पता चला। हाँ, तो वो उस जॉनरा की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट भी है। जी प्लेस भी तो आ सकता है ना, जी प्लेस आ सकता है ना जनरल डिक्शन में। प्लेस जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर कोई आदमी किसी शहर में रह करके तैयारी कर रहा था, उसकी ब्रिंगिंग भी जो है शहर में हुई है जी और उसको एक जॉब मिल जाता है गांव में जाकर के खेतों का इंस्पेक्शन करना, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पे कैसे चला जाएगा, कैसे बिल्कुल 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 वैसे एक कंफ्लिक्ट शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि पंचायत में होता है। बिल्कुल बिल्कुल जायज है। और एक टाइम फ्रेम भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति है क्रिमिनल ही है, एक पॉलिटिशियन उसको यूटिलाइज करना है और वो क्रिमिनल किसी दूसरे काम में लग गया, जैसे लव में लग गया, किसी और चीज में लग गया, उसके लिए फिर वो अब एक टाइम सर्टेन टाइम के बाद उसके लिए वो यूजफुल नहीं होता है। वो पॉलिटिशियन उसके लिए हेल्पफुल था, वही उसके लिए फिर अब एक मर्डर तक बन जाता है या उसको छुपाई देता है। जी बिल्कुल टाइम फ्रेम भी हो सकता है ना। टाइम तो डेफिनेटली है, लेकिन इसमें ये भी चीजें हैं कि आपका मूल उद्देश्य क्या है और डिस्ट्रैक्शन क्या है। कभी कभी काफी बार स्पेशली क्रिमिनल स्टोरीज में लव प्लॉट जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको कोई नहीं होता ना तो आप तो मरने के लिए तैयार हैं और सडनली आपको अब किसी से इश्क हो गया है और अब आपके पूरे सारे सपने हैं कि मेरे को घर बसाना है, मेरे को इसके साथ जीना है। अब आप मरने से डरने लग गए, आप उतने निडर रहे नहीं, तो आपकी कीमत कम हो गई, आपकी यूटिलिटी कम हो गई दूसरों के लिए, है ना। तो टाइम फ्रेम एक चीज है, लेकिन आप में इंसानी तौर पर जो एक बदलाव आ जाता है, जो कि आप किसी के प्यार में हैं और जो कि आपके भविष्य के सपने अब अलग होने लगे हैं, जो कि सत्या में भी होता है ना। तो ये भी एक क्रिमिनल फिल्मों का बहुत एक बेसिक प्लॉट है कि जब तक आप किसी से प्यार नहीं करते, आपको कुछ भविष्य की परवाह ही नहीं है, तो फिर आप किसी भी काम को बड़े निडर होके कर लेते हो कि ठीक है मर जाऊंगा, लेकिन मैं तैयार हूं किसी को मारने के लिए। अब जो डर आ गया मौत के प्रति या किसी और के प्रति, क्या मेरा ठीक है, इसको कुछ किसी ने कर दिया तो फिर आपका वो जैसे डर तो आपकी कीमत कम हो गई एज अ गैंगस्टर, तो उसकी वजह से भी रिश्ते बदल जाते हैं ना। कैरेक्टर में एक जी बिल्कुल। मैम जी इस फिल्म को हम क्या कहेंगे, जैसे कि पहले की फिल्में बनती थी और लिखी जाती थी कि एक उद्देश्य होता था, लास्ट में उसका अंत पता चलता था, या मिल गए या फिर उनको जो चाहते थे वो पूर्ण हो गया। लेकिन अभी की फिल्मों में ऐसे स्क्रिप्ट राइटिंग होती है जो कि लास्ट एंडिंग तक कुछ पता ही नहीं चलता कि ये हुआ क्या, हीरो ही मर जाता है, हीरोइन को आगे बढ़ाते फिर अचानक से कुछ ऐसा डॉट करके रह जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्क्रिप्ट राइटिंग को, और वो तो उद्देश्य है, लेकिन इस स्क्रिप्ट राइटिंग को हम क्या बोलेंगे, हम लोग को अब किस तरह से मतलब ऐसे देखते हुए स्क्रिप्ट राइटिंग करनी चाहिए कि चले, मतलब हमारे कहानी दौड़े इस वर्तमान समय में। देखिए, आज भी ऐसी कहानियां तो क्लियरली बनती ही हैं कि जिसमें एंड में क्या हो रहा है आपको 100% पता है, और ऐसी भी कहानियां बनती हैं कि जिसमें आपको नहीं पता। ये आप किस तरह की कहानी में बिलीव करते हैं। जैसे कुछ तरह की कहानियां ये भी है ना, जैसे बाजीगर का जो अंत है वो बिटर स्वीट है इन द सेंस कि वो कुछ हार के कुछ जीतने वाला अंत है, कि हालांकि वो मर जाता है लेकिन वो प्रिया का प्यार पा लेता है। तो दोनों चीजें हैं, एक छोटी सी जीत है और हार भी है। वो मदन चोपड़ा को भी मार देता है, उसको बर्बाद भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो खुद भी मर जाता है। दोनों चीजें होती है, तो उसका अंत जो है वो सरल नहीं है। लेकिन आप ओंकारा में देखें तो ओंकारा में अंत में कोई आशा की बात नहीं है। ओंकारा भी मर जाता है, अपनी बीवी का भी वो खून कर देता है, और फिर उसके बाद त्यागी भी मर जाता है। तो उसमें अंत, ओंकारा का जो अंत है वो ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि उसमें कोई अंत में आशा या कोई उसका एक पॉजिटिव है बचता ही नहीं है उसमें। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की कहानियां चलती हों, लेकिन आप किस चीज में विश्वास करते हैं, इस कहानी का अंत आपको क्या लगता है कि नेचुरली क्या होना चाहिए, उस पे वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है। जैसे एक ईरानी फिल्म है अ सेपरेशन,
आपने किसी ने देखी है? वो पूरी फिल्म एक डिवोर्स के बारे में है और हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स में तो वो दोनों अग्री कर गए हैं कि ठीक है भाई हम सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन उनकी बच्ची है और दोनों को बच्ची की कस्टडी चाहिए और फाइनली ये हो जाता है कि अंत में अब बच्ची पे ये जिम्मेदारी आती है कि उसको डिसाइड करना है मैं माँ के साथ रहूंगी या बाप के साथ रहूंगी। और पूरी फिल्म वो अपने माँ को और बाप को देख रही है कि किस तरह से दोनों का बर्ताव है। और अंत का जो सीन है फिल्म का, वो बच्ची को पूछा जाता है कि क्या आपने डिसाइड किया है कि किसके साथ आपको रहना है? तो बच्ची कहती है हाँ मैंने डिसाइड किया है, और वहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो हमको पता नहीं है कि वो माँ के साथ जा रही है या बाप के साथ जा रही है। अब ये बहुत ही कॉन्शियस निर्णय है कि मैं लोगों को नहीं बताना चाहता कि बच्ची किसके साथ गई, क्योंकि मैं चाहता हूं वो घर जाके सोचे कि बच्ची किसके साथ गई हो। अगर मैं जवाब दे दूं तो फिर आप तो जवाब लेके घर चले गए। फिल्म मेकर का ये उद्देश्य ही नहीं है कि मैं आपको सिर्फ कहानी बताऊं। फिल्म मेकर का उद्देश्य है कि आप सोचें और आपका जो आकलन है उस फिल्म का, उस तरह से आप तय करें कि बच्ची किसके साथ गई होगी या बच्ची को किसके साथ जाना चाहिए। यानी कि जो राइटर हैं वो चाहते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद एक फिर इसके बाद डुप्लीकेट फिर जैसे रेस 1 रेस 2 भी आए तो लोग देखे, मतलब ऐसा नहीं, ही सीक्वल की बात नहीं है। सेपरेशन का कोई सीक्वल नहीं आया। लेखक चाहता है कि आप सोचिए घर जाके। फिल्म का उद्देश्य है ना कि सिर्फ एंटरटेन करना, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर करना, और इसलिए फिल्म आपको एंडिंग नहीं देती है। तो उत्सुकता मैम, उत्सुकता हो गया, मतलब उत्सुकता की अगली हाँ, वो तो उत्सुकता आपके साथ ही रहेगी और वो आपको सोचना पड़ेगा हमेशा। ऐसी फिल्म हम लोग लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसी फिल्म में विश्वास करते हैं तो आप जरूर लिख सकते हैं। या एक कोई जरूरी नहीं है कि आप जो स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं या जो स्टोरी आप लिखने के लिए चले हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब सब कुछ क्लियर भी हो जाए। दो तरह का स्टोरी होता है और दोनों अपने आप में मतलब पूरे इंडस्ट्री से लेके पूरे कंट्री में बहुत अच्छा अपना इम्पैक्ट डाला है। जैसे कि हम आपके हैं कौन, हम उसी तरह का सूरज बढ़ जाता है का जितना भी पिक्चर है उसमें सब कुछ क्लियर होता है पहले ही, कि जब हम देखने जाते हैं तो पता रहता है कि इसका एंडिंग क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, वो पहले ही पता चलते रहता है। उसमें कहीं कोई मतलब इफ एंड बट की बात नहीं होती, फिर भी वो पिक्चर बहुत ही इम्पैक्ट डालता है और सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली करके जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन उसी में दूसरे जगह पे है कि हम स्टोरी को तब उसमें ज़्यादा मज़ा आ जाता है स्टोरी में जब हम सस्पेंस क्रिएट करते हैं। सस्पेंस क्रिएट करके जो कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑब्स्टेकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थिंग्स है वो आता है, वो हम जब सस्पेंस क्रिएट करते हैं तभी आता है। जी बिल्कुल। तो दो तरह से हम मतलब स्टोरी को ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। एक तो सस्पेंस क्रिएट हो जाता है और एक है पूरा सब कुछ मालूम है, स्टोरी क्या होने वाला है सब कुछ है, लेकिन स्टोरी को पेश करने का तरीका ऐसा है कि उसकी वजह से सबको पसंद आ रहा है कि स्टोरी में बहुत सारा चीज़ ऐसा डाला गया है, उस वजह से स्टोरी में मेन थिंग नहीं है कि वो सस्पेंस की वजह से अच्छा लग रहा है, वो पता है कि अंत में क्या होने वाला है, इससे स्टोरी कहाँ जाएगा क्या होगा सब पता है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वो ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है देख के, तो उसको सबको अच्छा लग रहा है इसलिए लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। थैंक यू। या जब भी हम किसी फिल्म की का कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे कि बाजीगर को लिखा गया, वो एक शुद्ध हिंदी है, उसको हिंदी में लिखा गया, वो एक बहुत आसान सा लैंग्वेज था उसमें। लेकिन वही जगह जब ओमकारा लिखा गया, वो यूपी वाले लैंग्वेज में लिखा गया, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, बहुत सारी ऐसी गालियाँ का प्रयोग किया गया जो शायद हम नहीं देते हैं या फिर पता नहीं होता है। तो उसको उस लैंग्वेज में जाकर के लिखना या फिर वहाँ के लैंग्वेज में जाकर के उसको बनाना, तो मैम ये कैसे पॉसिबल हो पाता? क्या हम वहाँ के किसी ऐसे जानकार को लेते हैं जो उस लैंग्वेज में इसको, लाइक हिंदी में लिख देना एक बहुत आसान है कि हमने हिंदी में स्टोरी को लिख दिया, और अगर हिंदी में उस फिल्म को बनाई जाती तो शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता जितना वहाँ की लैंग्वेज में हुआ। तो उस चीज़ों को हम कैसे करते हैं?
जी इसीलिए तो रॉबिंदा जैसे कह रहे थे कि उन्होंने डायलॉग नहीं लिखे हैं ओंकारा के डायलॉग विशाल भारद्वाज लिखे जो कि वहाँ की भाषा को जानते हैं, वहीं के हैं। हाँ इसीलिए तो उनको पता है। तो काफी बार या तो आप रिसर्च कर लें या तो किसी को एक साथ अपने साथ ले लें, तो इस तरह से वो हो जाता है। चलिए तो ये अभी किसी को कोई सवाल नहीं है तो ये सेशन यहाँ पे हम क्लोज करें। अच्छा हाँ कुछ कहना है किसी को? हाँ बोलो। हाँ be a bit loud. गुड आफ्टरनून मैम। हाँ मैम मैं पटना वुमेंस कॉलेज से हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी कभी फिल्मों के जरिए